हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज आप लोग को स्वागत करता हूं रेलवे मंत्रा में। आप लोग को ग्रुप डी का सीवीटी एग्ज़ाम के लिए मैं टेस्ट करा रहा हूं। सेट नंबर कितना है? सेट नंबर आप लोग का है 3। ठीक है, साइंस का स्पेशल टेस्ट है और कल मैं कराया था सेट नंबर 2। ठीक है, जिन्होंने देखा बहुत बढ़िया और जिन्होंने नहीं देखा उनके पास शेयर कर दीजिए आप लोग। आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया देखिएगा ध्यान से। बोला गया किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है, इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। मतलब किसी पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ का प्रतिरोधकता, ठीक है, इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता जो है, रुकावट, वो किस चीज़ पे निर्भर करती है? बोलिए, किस चीज़ पे निर्भर करती है, जो बताइए। प्रतिरोधकता किस चीज़ पे निर्भर करती है, जो बताइए। चलिए, प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, बताइए हमको। बोलिएगा, प्रतिरोधकता जो है निर्भर करती है किस चीज़ पे? बोलिए, तापमान पे निर्भर करती है। कोई दिक्कत? चलिए, प्रतिरोधकता हमको किस चीज़ पे निर्भर करती है? बोलिए, तापमान पे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? R इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए। ठीक है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये इसका फार्मूला है। कोई दिक्कत? चलिए, किस चीज़ पे निर्भर करता है? तापमान पे। आइए इसके बारे में हम बताते हैं। किसी पदार्थ की, ठीक है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बोलिएगा, आर होता है। किसी चालक का प्रतिरोध आर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, मैंने एक फार्मूला लिखा था, R इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए। मतलब जो है प्रतिरोधकता लेंथ का समानुपाती होता है और एरिया का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, वही लिखा हुआ है, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, किन्हीं को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यही फार्मूला मैं आपको लिखा था। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए, मान लिए हमको यहाँ से देखिए तो सिर्फ रो का निकालना है, तो क्या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, R इंटू ए बटा एल। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब कि प्रतिरोधकता मतलब ओम मीटर इसका होता है। कोई दिक्कत? विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? एक तो तापमान पर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, बताइए। इसका एसआई मात्रा क्या है, बताइए पूरा। ये निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ लिखा हुआ है इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। चलिए, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बताया हुआ है। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? बताइए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है, बताइए। वाणिज्यिक इकाई क्या होता है विद्युत ऊर्जा का? बोलिएगा, किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। चलिए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? बोलिएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कोई दिक्कत? चलिए, विद्युत ऊर्जा ई बराबर फार्मूला क्या होता है, बताइए। P इंटू विद्युत यंत्र N इंटू टी बटा क्या होता है? 1000। चलिए, कोई दिक्कत? बताइए। मतलब कि देखिए, P हो गया कितना वाट का है, ये जो यंत्र यूज कर रहे हैं कितना पीस यूज कर रहे हैं, कितना समय तक यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार निकलता है। ठीक है, आएगा इसका फार्मूला पे क्वेश्चन भी आएगा, बताऊंगा मैं आपको। देखिए, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर। कोई दिक्कत? चलिए, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए।
विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को कहा जाता है। कोई दिक्कत? विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को, ठीक है। चलिए, अब विद्युत ऊर्जा किसको कहा है? कार्य करने की क्षमता को। कोई दिक्कत? चलिए, विद्युत शक्ति क्या होता है? W/T जूल/सेकेंड इक्वल टू वाट। कोई दिक्कत? विद्युत शक्ति क्या होता है? W/T इक्वल टू वाट। चलिए आइए, गार्ड कोशिकाओं प्रक्रियाओं में शामिल है। गार्ड कोशिका क्या प्रक्रिया शामिल है उसमें, जो बताइए। बोलिएगा, गार्ड कोशिका में क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। कोई दिक्कत? चलिए, गार्ड कोशिका किसके बाहर होता है? बोलिएगा, स्टोमाटा के बाहर होता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बारे में समझाता हूँ मैं। गार्ड कोशिका बाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। देखिए, तो बाष्पीकरण बोले ना, गार्ड कोशिका किस में शामिल है? बाष्पीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है। चलिए, ये कोशिका पत्तियों, तने, अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित रहता है, ठीक है। इसके उपयोग गैसों को आदान प्रदान करने के नियंत्रण करने में होता है, ठीक है। मतलब कि स्टोमाटा का काम क्या है? गैस को आदान प्रदान करता है, ठीक है। देखिए, और उसी में ये सहायता करता है। गार्ड सेल प्रत्येक रंध्र मतलब स्टोमाटा को घेरने वाली कोशिकाएं होती है। मतलब कि एक पतला नुमा स्टोमाटा होता है, इसके बाहर से चारों ओर क्या होता है? गार्ड सेल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। गार्ड सेल की बाहरी भित्ति पतली होती है। गार्ड सेल की बाहरी भित्ति पतली होती है और आंतरिक भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है। गार्ड सेल जो है उसकी बाहरी भित्ति क्या होती है, बताइए। बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति क्या होती है? बोलिएगा, मोटी होती है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, और आगे क्या है? गार्ड कोशिकाओं की स्फीति दाब, ठीक है। गार्ड कोशिकाओं की स्फीति दाब या उसमें उपलब्ध जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह स्टोमाटा को खोल देता है। मतलब कि यदि जल की उपलब्धता यदि अधिक हो जाता है तो स्टोमाटा को खोल देता है, तथा यदि कम हो जाता है तो स्टोमाटा को बंद कर देता है। कोई दिक्कत? चलिए, यही बताया हुआ। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का भाग लेता है, ठीक है। ठीक है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल भाग लेता है। कौन भाग लेता है? क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? चलिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? बोलिएगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? क्लोरोफिल भाग लेता है। चलिए आइएगा, इस प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या संश्लेषण होता है? कार्बोहाइड्रेट की। कोई दिक्कत? चलिए, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 2 मीटर। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो बताइए। देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? बोलिएगा, पॉजिटिव। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मीटर। और क्या है? वस्तु को U से डिनोट करते हैं। वस्तु को U से डिनोट करते हैं। U कितना हो जाएगा? बोलिए, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बताइए, ये कितना हो जाएगा? 3। तो मिरर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? बोली तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। 1/2 लिखा हुआ है, 1/V निकालना है, प्लस 1/3। कोई दिक्कत? चलिए बताइए, यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/F इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताइए तो कितना हो जाएगा, जो बताइए। बोलिएगा, 6/5 हो जाएगा। ये क्या होगा बताइए तो? 1/F होगा या फिर F? बोलिएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि उलट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? कहीं है? देखिए, 1.2 मीटर क्या होगा? दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, जो बताइए हमको। देखिए, 1.2 मीटर दोनों में लिखा हुआ है, सामने होगा या पीछे होगा, जो बोलिए, बताइए। दर्पण के पीछे होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए, इसके बारे में समझाता हूँ मैं। देखिए, लिखा हुआ है। किन्हीं को कोई दिक्कत? मैं यही आपको बताया हूँ, पूरा समझाया हूँ। देखिए तो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए किन्हीं को। क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए आप? फार्मूला बताएं, आप समझें कि नहीं? क्या होता है फार्मूला? 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U।
चलिए, मिरर का आवर्धन बताइए। माइनस वी बाई यू होता है। लेंस का क्या होता है बताइए? वी बाई यू होता है। चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या नहीं है जो बताइए, किसमें नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, किसमें नहीं है बताइए? क्या पेयजल में कीटनाशु मुक्त करने के लिए होता है? मतलब कि पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, बोलिएगा हाँ। ठीक है। सोडा एसिड अग्निशामकों में भी किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। ठीक है। चलिए, कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। केक बेकिंग सेकने हेतु नहीं, इसमें कोई यूज नहीं होता। ठीक है, तो यही ऑप्शन मेरा हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो ये सही हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर कहीं है, डी नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी में तो 1 लिखा हुआ है, मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है, मतलब बी नंबर होगा। किन्हीं कोई दिक्कत? देखिए, रेलवे में इसी प्रकार से कंफ्यूज करता है। आइए 5th नंबर देखें, इसके बारे में समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग केक बेकिंग सेकने हेतु नहीं किया जाता है, यही लिखा हुआ है। केक बेकिंग के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है केक बेकिंग में। ठीक है, तथा यह गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है तथा खाद्य पदार्थ को स्पंजी बनाता है। ठीक है, मतलब कि गुलगुला बना देता है, CO2 गैस उत्पन्न होता है। सोडा एसिड अग्निशामकों में प्रयुक्त होता है, बेकिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए, सोडा एसिड अग्निशामक में प्रयोग होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बताइए फार्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। कोई दिक्कत? चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। कोई दिक्कत है तो बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, इसको विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? कीटाणुनाशक, जल को संक्रमण रहित बनाने हेतु, कागज एवं कपड़ा के विरंजन में। ठीक है, विरंजन में किया जाता है कागज एवं कपड़ा के। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सी है बताइए? फैगोसाइटोसिस, ये वर्ड याद रखिएगा, क्या होता है? फैगोसाइटोसिस को कौन बढ़ाता है? चलिए, फैगोसाइटोसिस को कौन बढ़ाता है? बोलिएगा कॉपर टी के द्वारा फैगोसाइटोसिस को बढ़ाया जाता है। आइए ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। गर्भ निरोधक तकनीक, चलिए क्या है? आइए, बोला गया है एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कॉपर टी है। फैगोसाइटोसिस को कौन बढ़ाता है? कॉपर टी। चलिए, गर्भ निरोधक दवाइयाँ अंडो उत्सर्ग ओव्यूलेशन को रोकती है। गर्भ निरोधक दवाइयाँ जो होती है अंडा बनने नहीं देता है। ठीक है, प्रतिबंधक विधियाँ या उपाय जिसके द्वारा गर्भ धारण का नियंत्रण किया जाता है, जिससे संतानों की संख्या सीमित रखी जाती है, जन्म नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, कुछ प्रतिबंध है जिसके द्वारा हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, आइए, गर्भ निरोधक विधियाँ अस्थायी जो है, सुरक्षित काल। ठीक है, जिस दौरान आपको मतलब कि सेक्स करना चाहिए। देखिए, सुरक्षित काल क्या होता है? इसमें मासिक धर्म के 1 सप्ताह पहले, मतलब कि जब समझिए कि क्या उसको बोलते हैं, पीरियड्स आने वाले हैं, तो उसको 1 सप्ताह पहले तथा 1 सप्ताह बाद का काल लैंगिक समागम के लिए सुरक्षित काल माना जाता है। मतलब कि पीरियड आने के 1 सप्ताह पहले और पीरियड ख़त्म होने के 1 सप्ताह बाद, ठीक है, सुरक्षित कहा जाता है।
आइए इसके बारे में और समझते हैं। अपूर्ण सहवास के दौरान, ठीक है, शिश्न को स्खलित, ठीक है, शिश्न को स्खलित होने से पहले योनि से बाहर निकाल लेना, ठीक है। मतलब कि मान लिया आप फिजिकल हुए और जो आपका शिश्न निकलने वाला है उसके पहले ही आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, इससे आप सुरक्षित रहिएगा। यांत्रिक अवरोध, इसमें कॉन्डोम का प्रयोग करके योनि में स्पर्म को जाने से रोका जा सकता है, ठीक है। एक डायफ्राम और सर्वाइकल फेम, डायफ्राम और सर्वाइकल फेम ये रबड़ प्लास्टिक का आवरण होता है, ठीक है, जो कि शुक्राणुओं को गर्भाशय तक जाने से रोकता है, ठीक है। मुख्य उपाय यह, ठीक है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन निर्मित गोलियां होती है, ठीक है। जो आप गोली लेते हैं वो किस चीज़ का बना हुआ था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित करता है। गोलियां खाना नहीं चाहिए क्योंकि हार्मोन के उत्पादन में दिक्कत ला देता है, ठीक है। क्योंकि यदि बार बार आप गोली खाकर और क्या बोलते हैं, मान लिया आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको फिर जो बनता है ना फ्लोपियन ट्यूब में, वो आपको अंडा नहीं बनने देगा, ठीक है। निम्न अस्थायी विधि द्वारा गर्भ निरोधक किया जा सकता है, ठीक है। लेप्रोस्कोपी, इसमें फ्लोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। फ्लोपियन ट्यूब इस प्रकार का एक नली होता है, ठीक है, इस प्रकार का एक नली होता है, देखिए। देखिए जितना बढ़िया से मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है बोलिए? यहाँ जो इस जगह पे होता है फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब दोनों साइड है। एक बार अंडा इस फ्लोपियन ट्यूब में आता है तो एक बार इस फ्लोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। यहीं पे जाके इधर से शुक्राणु आता है, यहाँ पे जाके मिलता है। इसी जगह निषेचित अंडा होता है, मतलब दोनों की अंडा और शुक्राणु मिलता है कहाँ पे? फ्लोपियन ट्यूब में। और इसी को बांध दिया जाता है, ठीक है। उसको लेप्रोस्कोपी के माध्यम से होता है, ठीक है। और जब यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु मिल जाता है, फिर उसके बाद मिलने के बाद बच्चा यहाँ आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, यूरेथ्रा में यहाँ पे बच्चा पलता है 9 महीना तक, ठीक है। चलिए, और इसको खाना यहाँ से मिलता है, प्लासेंटा के माध्यम से एक नली जुड़ा हुआ रहता है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, खाना किस माध्यम से मिलता है? प्लासेंटा के माध्यम से। इतना नहीं जानिए अभी, और आगे आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए आइए, लेप्रोस्कोपी के माध्यम से फ्लोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, ठीक है। ये एक अच्छा विधि है जिसके द्वारा आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाइएगा, ठीक है। आइए, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है बोलिएगा? वेस्कोटोमी कहा जाता है। ये पुरुष का है, उल्टा लिखा हुआ है बुक में, गलत लिखा हुआ था। और महिलाओं को क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि महिला में ट्यूब होता है, पुरुष में ट्यूब नहीं होता है, ठीक है। गर्भपात, भारत में यह कानून अवैध है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में यह करवाया जा सकता है। गर्भपात भारत में अवैध है। इसको आप मतलब कि देखते हैं, कहीं जाइएगा अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने तो आपको लिखा हुआ रहेगा ये गैर कानूनी है, ठीक है। आइए चलिए, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए हैं? चलिए, न्यूलैंड के अष्टक गुण में कौन 2 तत्वों का गुण समान पाया गया है? 2 तत्व का कौन सा गुण समान पाया गया है जो बताइए? चलिए, न्यूलैंड का पहला तत्व क्या है बोलिएगा? हाइड्रोजन है। लास्ट तत्व क्या है? थोरियम है। टोटल कितना है बोलिएगा? टोटल 56 है, ठीक है। लागू कहाँ तक है बोलिए? कैल्शियम तक है। कोई दिक्कत? लागू कहाँ तक है जो बताइए? लागू कहाँ तक है? कैल्शियम तक है। किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, क्या बोला गया है देखिएगा। किसका 2 तत्व का गुण समान पाया गया जो बताइए? चलिए बोलिएगा किसका होगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, लिथियम और सोडियम। कोई दिक्कत? आइए इसके बारे में हम समझते हैं।
न्यूलैंड के अष्टक नियम लिथियम और सोडियम तत्व के गुण समान पाए जाते हैं। ठीक है, अष्टक नियम न्यूलैंड कब दिए थे? 1863 में। कोई दिक्कत? 1863 में दिए थे न्यूलैंड अष्टक नियम। इन्होंने तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। ठीक है, न्यूलैंड परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, जिसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए अभी बताए थे ना, इनमें से टोटल कितना है? 56। ठीक है, इनके आवर्त सारणी के तत्व महत्तम कैल्शियम तक लागू है, बताया ना, कैल्शियम तक। कोई दिक्कत? चलिए आइए क्या बोला गया। अंतिम तत्व क्या है? थोरियम है। ठीक है, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया है। देखिए अब आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कौन दिया है? बोलिएगा मोस्ले ने दिया है। ठीक है, आइए ये याद हो गया पूरा। देखिए तो 2 तत्व का समान गुण पाया जाता है, लिथियम और सोडियम। कोई दिक्कत? न्यूलैंड अष्टक नियम कब दिए थे? 1863 में। कोई दिक्कत? पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। लास्ट कौन सा है? थोरियम। ठीक है, टोटल तत्व 56। चलिए लागू कहाँ तक है? कैल्शियम तक। आइए, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? मतलब कि कौन सा जीव है जो कि अपना लिंग कभी भी चेंज कर सकता है? चलिए बताइए, कौन सा जीव ऐसा है जो कि अपना लिंग कभी भी परिवर्तन कर सकता है? आप लोग बोलिएगा घोंघा। ठीक है, जब घोंघा जन्म लेता है तो वो मादा में जन्म लेता है। ठीक है, और फिर बाद में जाकर वो नर बन जाता है। यदि वो किसी से फिजिकल हो रहा है तो बड़ा घोंघा क्या होता है? बोलिएगा बड़ा घोंघा होता है मादा। छोटा घोंघा क्या होता है? बोलिएगा नर। कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं। घोंघा जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा जैसे अपना लिंग परिवर्तन किसी भी समय कर सकता है। इस घटना को हेरोमाफ्रोडिटिज्म कहा जाता है। हेरोमाफ्रोडिटिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए कभी भी नर से मादा तथा मादा से नर में परिवर्तन की घटना को डाइकोगैमी भी कहा जाता है। कभी भी वो नर से मादा, मादा से नर, डाइकोगैमी भी कहा जाता है। घोंघा, यहाँ देखिए ये नर लिख दिया, ये गलत है। देखिए क्या लिखा, कैसे गलत है मैं बता देता हूँ। घोंघा नर के रूप में पैदा लेता है लेकिन अंत में नर में बदल जाता है। ये देखिए, क्या नर में पैदा लेगा फिर नर में बदलेगा? नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोलिएगा यहाँ पे होना चाहिए मादा। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे होना चाहिए मादा। चलिए अंत में वो नर में बदल जाता है। ठीक है, जब घोंघा शारीरिक संपर्क में आते हैं तो बड़ा घोंघा मादा होता है, बताएं ना अभी हम, और छोटा घोंघा नर में बदल जाता है। यही मैं पूरा ऊपर लिखा हूँ। चलिए ठीक है, देखिए लिखना बड़ा मादा छोटा नर ऐसे लिखना इजी है, पर इस प्रकार से बताएंगे ना तो आपको ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। ठीक है, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए। किस मतलब एक प्रकाश किरण 2 माध्यम के पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? जो बताइए कितना डिग्री का कोण बनेगा। जैसे देखिए ये हो गया एक माध्यम, कोई दिक्कत? अभिलंब मतलब एकदम 90 डिग्री पे आता है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? बोलेगा यहाँ पे बन रहा है 0 डिग्री का कोण। ऑप्शन नंबर कहीं है? बोलिएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आइए इसके बारे में मैं बताता हूँ। जब एक प्रकाश किसी 2 माध्यम से, देखिए माध्यम कैसे चेंज हो रहा है जो बताता हूँ। मान लीजिए ये शीशा का स्लैब दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर हो गया रेयरर, ये हो गया डेंसर। ठीक है, चलिए जब सीधा आएगा तो सीधा से पार हो जाएगा, यदि तिरछा आता तो थोड़ा इधर मुड़ने का चांस रहता है, क्योंकि रेयरर से जब डेंसर तरफ आता है तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक है, और रेयरर में स्पीड ज़्यादा होता है, डेंसर में स्पीड कम होता है कोई भी प्रकाश का। चलिए आइए देखिए, यहाँ देखिए अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री बनता है। देखिए कोई कोण बन रहा है? बोलिएगा नहीं। ठीक है, यही मैं समझाया हूँ ऊपर। आइए, किसी माध्यम के लंबवत प्रकाश की किरण के गिरने पर वह सीधे बिना अपवर्तन के गुजर जाती है। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है,
निर्वात में प्रकाश का वेग एवं माध्यम में प्रकाश का वेग का अनुपात क्या बोलता है? अपवर्तनांक। निर्वात में वेग प्रकाश का और माध्यम में वेग, उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। चलिए, आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर स्थित होता है। समझे? अभी देखिए ना जी, यहाँ देखिए तीनों एक ही बिंदु पे है। चलिए, वही बोला गया। आपतन कोण का ज्या एवं अपवर्तन कोण ज्या अनुपात नियत होता है। ठीक है, नियत। इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। चलिए, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी बोला जाता है। आइए, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? चलिए, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। चलिए, और क्या बोला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। बताइए, ये चारों में से कौन सा सही है? यही छाटना है ना, कौन सा गलत है। चलिए, किण्वन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का रहना जरूरी है या नहीं, जो बताइए। चलिए, किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल निर्माण होता है। हाँ, ये भी होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होना क्या होता है? बिल्कुल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर मेरा डी होता है। क्यों? चलिए, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। आइए, कैसे हुआ जो मैं बताता हूँ। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यह एक गलत कथन है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के उपरांत ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में अपघटन के उपरांत ऑक्सीश्वसन में प्रवेश करने वाला पायरुविक अम्ल ऑक्सीकृत होकर 36 एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए, घटित होकर कितना ऊर्जा प्रदान करता है? 36 एटीपी। आइए आगे पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का आवश्यक नहीं है। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक नहीं है, तो बिल्कुल सही था। ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में अपघटन के उपरांत पायरुविक अम्ल ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के किण्वन कहते हैं। ग्लूकोज जाइमेज बटा ईस्ट होता है। कोई दिक्कत? चलिए, आइए यहाँ फार्मूला देख लीजिए। C2H5OH, ठीक है, प्लस CO2, इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ भी 2 हो गया। चलिए, आइए क्या बोला गया, पढ़िए। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का अपघटन होता है तथा साइटोप्लाज्म में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में क्या होता है? ग्लूकोज का अपघटन तथा पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए, आइए, किस तत्व का सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण है? बताइए, किसका आध्यात्मिक गुण सबसे ज़्यादा है? यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत? आध्यात्मिक गुण वाला तत्व ऑक्सीजन है। आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं, मतलब इस साइड से इधर जाने पर आध्यात्मिक गुण में वृद्धि होता है, मतलब कि धात्विक गुण कमता है। ठीक है, चलिए, वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुण का मान बढ़ता है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं धातुओं की तथा दाएं अधातुओं को रखा जाता है। देखिए, एक ही चीज़ 5 तरीका से लिखा गया है। जब बोल रहा है कि मेरा इस साइड रहेगा क्या? धातु, इधर अधातु। यदि इधर से इधर जाएंगे तो अधातु गुण बढ़ेगा, मतलब अधातु ज़्यादा हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, देखिए, दाएं अधातुओं को रखा जाता है। आवर्त सारणी में धातुओं एवं अधातुओं के बीच सीढ़ी के रूप में उपधातु पाया जाता है। देखिए, इधर जब धातु हो गया, इधर अधातु हो गया, बीच में मतलब उपधातु हो गया। कोई दिक्कत? ये तो समझदार लोग भी समझ जाएंगे।
जो कि आप लोग हैं। उपधातुओं के रूप समझिए, ये जो लिखा हुआ है बॉर्डर तत्व में उपस्थित होते हैं, मतलब कि ये सब क्या है, उपधातु है। देखिए ये सब उतना पूछता नहीं है, मेन आपको पूछेगा क्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, यही सब पूछा जाता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। चलिए मानव कोशिका कौन सा है जो अपना आकार को बदल सकता है, बोलिए। क्या यकृत कोशिका बदल सकता है, बोलिएगा नहीं। मस्तिष्क कोशिका नहीं। आरबीसी बदल सकता है, बोलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बदल सकता है, हाँ। वाइट ब्लड कार्पसल्स, कोई दिक्कत, या वाइट ब्लड सेल्स भी आप लोग बोल सकते हैं। चलिए आइए, डब्ल्यूबीसी मानव कोशिका का अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएँ, इनमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। मतलब कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, रंगहीन होता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती है, लेकिन संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। चलिए लाल रुधिर कणिका से बड़ा होता है और संख्या में कम होता है। इसकी संख्या रक्त में 500 से लेके 9500 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है, ठीक है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी, कितना प्रकार के, दो प्रकार के। कणिकामय श्वेत रुधिराणु, ठीक है। ये इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कणिकामय श्वेत रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु, ठीक है। चलिए कणिका रहित श्वेत रुधिर लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट 2 प्रकार के होता है, ठीक है। श्वेत रुधिराणु कितना होता है, बोलेगा 2 प्रकार के। मोनोसाइट, आइए मोनोसाइट भक्षिकाणु की भांति कार्य करता है, ठीक है। मोनोसाइट कैसा काम करता है, भक्षिकाणु की भांति काम करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट किसका निर्माण करता है, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है तथा शरीर के सुरक्षा प्रदान करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है। कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए क्या बोला गया, आइए देखिए क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। यदि हमें अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, ठीक है। बताइए क्या होगा। यदि हमें अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप मिलेगा, कौन सा मिलेगा जो बताइए, बताइए। देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अमोनिया का क्या होगा विलयन, AlCl3, कोई दिक्कत, विलयन मिलेगा। चलिए आइए, AlCl3 विलयन में अमोनिया का विलयन मिलता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। चलिए AlCl3 का NH3 + 3H2O, ठीक है, AlOH का होल क्यूब प्लस 3NH4Cl निर्माण होता है, कोई दिक्कत। चलिए AlCl3 अमोनिया से अभिक्रिया करके AlOH का होल 3 बनता है, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो सफ़ेद अवक्षेप है। चलिए आइए एक चीज़ पूछता हूँ, क्या अवक्षेप ठोस में पाया जाता है या फिर तरल में पाया जाता है, जो बताइए। अवक्षेप जो होता है ये ठोस पदार्थ होता है, कोई दिक्कत। आइए AlOH का होल क्यूब का उपयोग एंटाएसिड में भी किया जाता है। AlOH का होल क्यूब किस चीज़ में उपयोग होता है, एंटाएसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए आधुनिक समय में इसका प्रयोग गैस निवारक दवा में भी किया जाता है। किसका उपयोग, एंटाएसिड का उपयोग गैस निवारक के रूप में भी किया जाता है। NH3 अमोनिया का उपयोग बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। चलिए मतलब कि ठंडा करने में भी यूज किया जाता है अमोनिया का यूज। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं।
चलिए क्या लिखा गया, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। यह दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं, बच्चा में एक दूरबीन लेते थे, उसको कागज पर फोकस करते थे तो जल जाता था। बताइए कौन सा दर्पण होता है उसमें, जो बताइए। यह अवतल गोलीय दर्पण होता है, या फिर इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यह एक अवसारी दर्पण होता है। चलिए कौन सा होता है जो मैं बताइए आप। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोग का, बताइए। चलिए क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। यह एक अवतल गोलीय दर्पण होता है और इसकी फोकस दूरी धनात्मक। क्या अवतल का फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखिए तो अवतल दर्पण फोकस दूरी इधर क्या होता है, निगेटिव में होता है। ये तो गलत हो गया। यह एक अवसारी दर्पण है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है, देखिए तो ए और सी, यहाँ पे सी है, ई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और सी नंबर में मिल रहा है। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या हो गया, सी नंबर हो गया। कहीं दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए इसके बारे में हम समझते हैं। एक छात्र, क्या लिखा हुआ है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के संबंध में कथन सही है, जो बताइए। यह एक अवतल गोलीय दर्पण है, बिल्कुल सही। यह एक अपसारी दर्पण है। अवतल दर्पण के गुण, वस्तु दूरी क्या होता है, निगेटिव। प्रतिबिंब दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक, आभासी, और प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। कोई दिक्कत। जिसका फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब निगेटिव। कोई दिक्कत। आइए, अवतल दर्पण द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को फोकस बिंदु पर फोकसित कर देता है, ठीक है, जिससे सारा प्रकाश की किरण एक साथ मिलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके कारण कागज जल जाता है। देखिए अवतल दर्पण जब लगाया है, सभी किरण अनंत से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सब जाके कहाँ मिल रहा है, बोलिएगा फोकस पे। और यहाँ पे जो बिंदु बनता है एकदम छोटा सा पॉइंट बनेगा और फिर जल जाता है कागज। दर्पण का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है बताइए। 1/f = 1/v प्लस 1/u। चलिए इसको लिखिएगा, 1/f = क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ हो जाएगा v और u, यहाँ क्या हो जाएगा u प्लस v, ठीक है। चलिए तो f बराबर क्या हो जाएगा, v/v प्लस u। कोई दिक्कत, देखिए तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। बताइए कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। आइए क्या लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, बताइए हमको क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, बोलिए। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आइए क्या होगा, फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण इसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा, उसके पास वाली उंगली तथा बीच वाली उंगली तीनों को एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर, तो अंगूठा क्या करता है, गति की दिशा, अंगूठा के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए क्या बोला गया है,
प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम बोलिए? धारा की दिशा बोलिएगा दायां हाथ के नियम। कौन उंगली बताता है? बीच वाला उंगली, ये वाला, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है, ठीक है। यह सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए कार्य प्रणाली को बताता है। मतलब देखिए, समझाते हैं क्या बोला गया। मतलब कि जो जनरेटर में यूज होता है ना, उसके लिए ये बताया जाता है। जनरेटर कौन हाथ से चालू करते हैं? दायां हाथ से। जनरेटर में कौन सा नियम लगता है? फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, जो बताइए। आइए, अभिक्रिया दिया हुआ है, चलिए बताइए कौन सा संतुलित है। क्या बोला गया है? यहाँ देखिए, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, उसके बाद क्या बन रहा है? बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है। मतलब कि बेरियम के साथ क्या हो जाएगा? क्लोराइड, और एल्युमिनियम क्लोराइड जो था वो बन रहा है एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए तो, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और क्या बनता है? एल्युमिनियम Al2SO4 का होल क्यूब। कौन सा बन रहा है? BaSO4 क्या होता है? BaSO4 क्या होता है? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। BaCl होना चाहिए। क्या होगा? BaCl कहाँ बन रहा है? BaCl, ठीक है। उसके बाद Al2SO4 क्या ये बन रहा है? बी नंबर देखिए तो, बी या सी, कौन नंबर बन रहा है बताइए। चलिए, बी देखिए तो, यहाँ देखिए, BaSO4 Al2Cl2 BaCl2 AlSO4 क्या बन रहा है? नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर मेरा बी में बन रहा है। देखिए तो, Ba यहाँ 3 गो हो गया, और Cl भी यहाँ 3 गो था, ठीक है। चलिए देखिए ना जी, 2 तिया 6, यहाँ 3 था, यहाँ 2 है, 2 तिया 6 हो गया। आइए, SO4 कितना हो गया? 4 तिया 12, यहाँ SO4 यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 तिया 12, ये बैलेंस हो रहा। कोई दिक्कत? देखिए, एक्स्ट्रा जो बताया मैं क्लियर कर देता हूँ। आइए चलिए देखिएगा, बैलेंस कौन सा है। देखिए, ये बनना भी चाहिए, ये नहीं कि बोलिएगा बैलेंस तो ये सब भी है, पर बनना भी तो चाहिए जो पूछ रहा है। चलिए, यहाँ देखिए क्या बोला गया। रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया 3BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट कराने के बाद 3BaCl2 बेरियम क्लोराइड और Al2SO4 मतलब एल्युमिनियम सल्फेट बनना चाहिए। बताए ना, फार्मूला भी तो देखिएगा। आइए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल परमाणु प्रतिफलों के कुल परमाणु के बराबर होता है तो ऐसी रासायनिक को क्या बोला जाता है? संतुलित बोला जाता है। मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। चलिए, वह रासायनिक जिसके संपन्न होने के लिए उष्मा आवश्यक होती है उसे क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया बोला जाता है। जिसके लिए उष्मा हमको देना पड़े उसको उष्मा शोषी, जिससे उष्मा निकले उष्मा क्षेपी, ठीक है। जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ हो गया क्या? अम्ल, और ये हो गया क्षार, दोनों रिएक्शन किया तो H2O का बाहर निकला। कोई दिक्कत? जल का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदासीनी अभिकरण मतलब कि न्यूट्रल हो जाता है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोला गया। निम्नलिखित में कौन सी स्थितियां संभव है? चलिए, चुंबक बल एक, देखिए चुंबक कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। ये हो गया नॉर्थ साउथ। कोई दिक्कत? चलिए,
क्या लिखा हुआ है बताइए। कॉल आ गया था एक। देखिए इसके अंदर नॉर्थ के साइड से निकलता है और साउथ के साइड में जाता है, ठीक है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ के साइड में जाता है अंदर, मतलब कि इधर से बाहर निकलेगा इस प्रकार से, कोई दिक्कत ऐसे। चलिए इधर से ही बाहर निकल रहा है, इस प्रकार से बाहर निकलेगा, इस प्रकार से बाहर जाएगा, मतलब कि नॉर्थ से निकलता है, मतलब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से बाहर निकलेगा और साउथ के अंदर घुसेगा, और मैग्नेट के अंदर इसका उल्टा होता है। चलिए नॉर्थ टू साउथ बाहर में जाता है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाता है, ऐसे कोई दिक्कत। चलिए यही मैग्नेट का प्रक्रिया है। और ये कभी जो दो गो है कभी आपस में एक दूसरे से टकराता नहीं है, कि नहीं कोई दिक्कत। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को समांतर हो सकती है, बिल्कुल सही। चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, बिल्कुल सही। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्या कर सकती है, काट सकती है, बोलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 और 2 किस में है देखिएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब। कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या बोला गया, पढ़िए। निम्नलिखित में से क्या संभव है, जो बताइए। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बताए थे अभी। चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रित वृत्त भी हो सकती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत। इसकी दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर तथा चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए दो चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वेबर, कोई दिक्कत। चुंबकीय फ्लक्स बता सदिश क्षेत्र वेबर बटा मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको टेस्ला भी बोला जाता है, कोई दिक्कत। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। मानव वृक्क मतलब मानव किडनी, ठीक है। चलिए मानव वृक्क के वृक्काणु के नली कानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। चलिए किडनी में बोला जाता है पुनः चयनात्मक अवशोषण किस प्रक्रिया से किया जाता है, किसको किया जाता है बताइए। क्या लवण ग्लूकोज वसा जल को किया जाता है, ग्लूकोज जल अमीनो अम्ल प्रोटीन को किया जाता है, ग्लूकोज जल लवण अमीनो अम्ल को, ग्लूकोज जल लवण या प्रोटीन को। चलिए बताइए किसको किया जाता है पुनः अवशोषण, बताइए, बोलिएगा। ग्लूकोज को भी किया जाता है, जल को भी किया जाता है, लवण को भी किया जाता है, अमीनो अम्ल को भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर मेरा सी। कोई दिक्कत। तीनों को चयनात्मक मतलब चूज करके पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, वृक्क में वृक्काणु मतलब छोटा छोटा जो होता है पार्ट्स उसके से। चलिए लिखा हुआ है मानव वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन्स के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से ग्लूकोज जल लवण अमीनो अम्ल जैसे पदार्थों को चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक संरचना पाई जाती है, ठीक है। चलिए बोलिएगा किडनी का पिक्चर ही बना देता हूँ मैं। देखिए बढ़िया से नहीं बन रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है, छोटा बनाता हूँ, ठीक है। चलिए यही किडनी हो गया, कोई दिक्कत। आइए वृक्क के माध्यम से ब्लड से यूरिया का छानना संभव बताया जाता है। वृक्क में मतलब किडनी में यूरिन के छानने के बाद एक बार पुनः सूक्ष्म छनन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, समझे। यह सूक्ष्म छनन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद पुनः अवशोषण की क्रिया के बाद यूरिन ब्लडर में
जाकर संग्रहित हो जाता है। कहाँ है यूरिन ब्लडर? ये वाला है, कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया किडनी, चलिए कोई दिक्कत? मूत्र वाहिनी, ये हो गया मूत्र मार्ग, ये हो गया ब्लडर, मूत्राशय जहाँ जमा होता है, कोई दिक्कत? ये हो गया मूत्र मार्ग, ये हो गया मूत्र वाहिनी, ठीक है, यहाँ मूत्र का निर्माण होता है। चलिए, तथा पेनिस के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है, मतलब उत्सर्जित मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क प्रासरण क्रिया द्वारा रक्त में जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है। समझे? मतलब किसमें जल, मतलब रक्त में निश्चित रूप से जल मिला हुआ रहता है, ठीक है। आइए, चलिए, दिए गए द्विविस्थापन अभिक्रिया ए और बी के स्थान पर क्रमशः आएगा, कौन कौन आएगा जो बताइए। चलिए, यहाँ देखिएगा, काना का मांगे, काना का मांगे अल्मुनियम, जिंक, Fe, Pb, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? पोटेशियम का। मतलब कि बताइए क्या होगा? देखिए तो इसमें H वाला तो कोई होगा ही नहीं, पहली बात, ये सब तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये तो ईजी है। ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा AgNO3, मतलब कि Br यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा और O3 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। NO3 पूरा उठ के जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए, मतलब कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं AgNO3, ठीक है, और इधर क्या लिख सकते हैं बताइए? KBr, कोई दिक्कत? चलिए, इसके बारे में बताता हूँ। द्विविस्थापन अभिक्रिया ए और बी के स्थान पर क्रमशः होता है, जैसे AgNO3 KBr आएगा, ठीक है। देखिए बताया हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल BaCl2 Na2SO4, मतलब कि Cl2 यहाँ आ जाएगा, SO4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जो मजबूत रहेगा वो कमज़ोर को हटा देगा, उसके जगह पे खुद चला जाएगा। देखिए ना, BaSO4 2 NaCl, इसको बैलेंस भी करना होता है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ है? रासायनिक समीकरणों के संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए। स्थिर अनुपात के नियम को संतुष्ट करने के लिए ये सही हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ये हो सकता है। बताइए आप लोग कौन सही है जो मैं बता रहा हूँ। अभिकारकों और उत्पादों के उन द्रव्यमानों को अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अभिकारकों और उत्पादों में उन उत्पादनों को दर्शाने के लिए जिनमें अभिक्रिया करते हैं, मतलब ये तो लगता है दोनों सेम है। नहीं, देखिए यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ आयतन दिया हुआ है। चलिए बताइए कौन सा सही है? क्यों आवश्यक पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है जो बताइए, क्यों आवश्यकता पड़ती है जो बताइए, बोलिएगा क्या होगा बताइए। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, कि द्रव्यमान बराबर है या फिर नहीं है। आइए समझते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए पड़ती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे कार्बन 12 हो गया, O2 कितना हो गया 32, 16 दूनी 32, CO2 का पूरा हो जाएगा जोड़कर 44, ठीक है, यही दिया हुआ है। चलिए क्या बोला गया है देखिए, क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग, आइए क्या बोला गया देखिए पढ़िएगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिए थे? लेवोजियर, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 विधियां होता है, ठीक है। जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, आयनिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि। किसी रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारकों का कुल परमाणु प्रतिफलों के कुल परमाणु के बराबर नहीं है तो यह ढांचागत समीकरण असंतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब कि दोनों साइड बराबर यदि नहीं हो रहा तो वो असंतुलित समीकरण हुआ। चलिए आइए 21 नंबर,
गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बोलेगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। कोई दिक्कत? आइए समझते हैं। यदि दूर से मेरा सनलाइट आ रहा है, उसके बीच में बहुत सारा वातावरण में माध्यम होता है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। उसी कारण प्रकाश के परिकिरण होता है, मतलब कि एक माध्यम से हट जाता है रे। समुद्र में पानी का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में आने वाले धूलकण या जल वाष्प की बूंदे द्वारा इसका बिखराव होता है। बताया ना कि हट जाता है, बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। चलिए, प्रोफेसर रमन के अनुसार जल बूंदों द्वारा सर्वाधिक परिकिरण नीले रंग का होता है। परिकिरण ज़्यादा किसका होता है? नीला रंग के, जिसके कारण आसमान एवं समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका परिकिरण उतना ही कम होगा। देखिए यहाँ अधिक लिख दिया है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कम होना चाहिए। क्या बोला गया? तरंगदैर्घ्य अधिक, परिकिरण कम। देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, जिसके कारण इसका परिकिरण सबसे कम है। बताया ना, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक, परिकिरण कम, इसीलिए दूर तक गमन करता है, इसका बिखराव ज़्यादा नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है बिखराव कारण, बिखराव कम होने के कारण, ठीक है। रेड रंग का यूज करते हैं किसमें? सिग्नल में। ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है। ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयाँ समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए प्रतिरोध तार बी प्रतिरोध 16 गुना है, ठीक है, तो तार ए तथा तार बी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। चलिए कैसे होगा? R1 बराबर रो इंटू एल बटा ए। कोई दिक्कत? उसी प्रकार R2 बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू एल बटा बी। कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोला गया? ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध के 16 गुना है, मतलब क्या हो जाएगा? जो बताइए, प्रतिरोध निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा हमको समझाइए। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए तो R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा? L1 बटा A1 इंटू क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो B1 बटा L2 हो जाएगा। इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, कौन कितना गुना है? चलिए R2 कितना है बताइए। तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है, मतलब कि R1 जगह लिख सकते हैं 16, क्या हो जाएगा? R2 बटा R2 लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोई दिक्कत? चलिए, मतलब कि LA बटा BA, कोई दिक्कत? या BL लिखिए, क्योंकि L है, L ही मानिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। यहाँ L हो गया, तो क्या लिख सकते हैं बताइए तो? क्या लिख सकते हैं? B अनुपात A बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, 1:16। कहीं ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? बोलिए, 1:16 कहीं दिख रहा है? बोलिएगा नहीं दिख रहा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? यहाँ देखिए, इस जगह माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस में ये आएगा ही नहीं। यहाँ पे ये गलत लग गया, गलती से हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी, 1:16। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर समझिए। देखिए क्या समझाया गया? R1 इक्वल टू रो L1 बटा A1 R2 L2 बटा B, ठीक है। R1 बराबर क्या होता है? 16 R2। अभी बताएं, देखिए यहाँ देखिए, R1 बराबर 16 R2 लिखे हैं। चलिए, 16 R2 बराबर R2, मतलब L बटा A B बटा L से L कट गया, ठीक है। तो B बटा A बराबर 16:1, तो उसी अनुसार A/B निकाला गया है, क्या हो जाएगा? 1:16। चलिए, यहाँ B/A कितना हो जाएगा? 16 बटा, देखिए 1 होगा, यहाँ हो जाएगा 16 बटा 1। तो A/B कितना हो जाएगा? 1:16। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, किसका ज़्यादा किसका कम है बताइए। अभी एक ऊपर में लिखे थे हम, क्या लिखे थे? काना का मांगे, काना क्या मांगे? अल्मुनियम। क्या क्या मांगता है? बोलिए, जिंक। Fe क्या होता है? PbH।
Cu के बाद क्या होता है? Cu के बाद Hg होता है। Cu के बाद क्या होता है? Hg, Ag, U, Au। चलिए इसके अनुसार सजाना है हमको। तो बोलिएगा के ज़्यादा सोडियम, मतलब पोटेशियम ज़्यादा है किससे? सोडियम से। बिल्कुल सही है, मतलब ये भी सही है। बोलिए जिंक से ज़्यादा, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। यहाँ तक तो सब सही हो गया। जिंक ज़्यादा है किससे? बोलिएगा Hg से। बिल्कुल सही है। Cu भी ज़्यादा है, मतलब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। जिंक ज़्यादा है Cu से भी सही है। जिंक ज़्यादा है Ag से। देखिए तो Zn ज़्यादा है Ag से। बिल्कुल सही, मतलब यहाँ तक तीनों सही है। आइए Hg कहाँ है जी? Hg यहाँ है। क्या ज़्यादा है Cu से? देखिए तो, बोलिएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। चलिए Cu ज़्यादा है Ag से, Cu ज़्यादा है Ag से, ये तो सही हो रहा है, यहाँ तक सही हो गया। Hg ज़्यादा है क्या Ag से? बिल्कुल सही, यहाँ तक ये भी सही हो गया। क्या Hg ज़्यादा है Cu से? बोलिएगा नहीं, ये गलत हो गया। चलिए आइए अब बोलिएगा Ag ज़्यादा है Hg से। Ag ज़्यादा है Hg से। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर मेरा 13 का बी। कोई दिक्कत? मतलब 23 का बी होगा या सी होगा, जो बताइए। देखिए फिर से, काना का मांगे यहाँ एल्युमिनियम होना चाहिए। देखिए Ag लिखा गया तो Ag बोला नहीं जाता है, दो जगह है, Al होना चाहिए। देखिएगा बताइए क्या होगा, कहाँ पूछे हम? क्या Ag बड़ा है Hg से? Ag बड़ा है Hg से? बोलेगा नहीं, मतलब ये गलत हो गया। Hg बड़ा है Ag से। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर मेरा सी। यहाँ एल्युमिनियम पढ़ रहे हैं तो सही। काना क्या मांगे? एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H। ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए ये आपका नियम दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। कोई दिक्कत? ठीक है, आप यहीं तक रहने दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।